नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की स्पेशल सीरीज के अंतर्गत सामान्य विज्ञान की 5वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, जलीय माध्यम तरल अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ आयन का निर्माण करते हैं। H2O, CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसके अलावा दिया गया है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जलीय माध्यम एवं तरल अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि यह कथन गलत है। अम्ल तरल अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है सुचालक होते हैं और गलत कथन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है। ऑप्शन है, यह ढलवा और नर्म होते हैं, यह सहसंयोजक आबंध प्रदर्शित करते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। तो यही इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा दिया गया है, यह केरोसिन में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक का गुण पूछा गया था और इनका याद रखिएगा, गुण होता है गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है आयनिक यौगिक का। अगला प्रश्न है, रेंसिडिटी क्या है। तो याद रखिएगा, रेंसिडिटी फैटी एसिड के ऑक्सीकरण को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम से बदलती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, सिंथेटिक संकेतक, ऑल्फैक्टरी संकेतक, प्राकृतिक संकेतक या एसिड बेस संकेतक। तो याद रखिएगा, जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम से बदलती है उन्हें ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिक होता है। पहले इस प्रश्न में ऑप्शन दिए जाते थे ठोस में, द्रव्य में या वायु में, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया है अल्कोहल, जल, तांबे की छड़ या वायु। तो याद रखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद जल में होता है और उसके बाद वायु में होता है। लेकिन ऑप्शन में ठोस की जगह तांबे की छड़ दिया गया है, जो कि इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया, लाइम, सिलिका और मैग्नीशिया, लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड या लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। तो याद रखिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बात की जा रही है और इसके प्रमुख संगठक होते हैं लाइम, सिलिका एवं एल्यूमिना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिलिका घुलनशील होता है। ऑप्शन है, HNO3 में, H2SO4 में, HCl में या HF में। तो याद रखिएगा, सिलिका HF में घुलनशील होता है। HF का मतलब होता है हाइड्रोफ्लोराइड और यह चारों एसिड के नाम दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तेल या बसा से क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। तेल या बसा से क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया साबुनीकरण के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहां स्प्रेंट है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन में किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है। दोस्तों, इस प्रश्न को आप चाहे तो डबल स्टार मार्क करिएगा। और पूछा गया है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन यानी कि जलाने में किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब होगा, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है कोयला और पेट्रोलियम को जलाने से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, नाइट्रोजन एवं सल्फर। अगला प्रश्न है, जब क्रिस्टल गर्म हो जाते हैं तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है और पदार्थ किस अवस्था में बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब क्रिस्टल गर्म हो जाते हैं तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है और पदार्थ निर्जलीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा वायु श्वसन।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण को वायु श्वसन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, कठोरता, यह उच्च दबाव के तहत वॉल्यूम में कमी की अनुमति देने के लिए पदार्थ का गुण है और गैसों द्वारा यह गुण दिखाया जाता है। तो यह कथन तो गलत है, कठोरता का गुण गैसों द्वारा नहीं दिखाया जाता। फिर दिया गया है आकार, यह किसी पदार्थ का गुण है जो आसानी से प्रभावित होता है और बाहरी बलों के तहत यह अपने आकार में परिवर्तन की अनुमति देता है तथा यह गुण तरल पदार्थ और गैसों दोनों में प्रदर्शित किया जाता है। तो यह कथन भी गलत है, आकार तरल और गैसों में नहीं होता। तो दोनों कथन असत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ए और बी दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनें। फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडारण में सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि, ऑप्शन है क्योंकि नमी की मात्रा को बढ़ाना होता है, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उपलब्ध कराने के लिए, फलों को अंधेरे में स्थान में रखने के लिए, या फलों की श्वसन दर कम करने के लिए। तो याद रखिएगा, फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडारण में सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि फलों की श्वसन दर कम की जाती है या कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है तो गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग कितना होगा? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होता है लगभग 200 जूल के लगभग गैस द्वारा कार्य किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यह कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा। 1 लीटर से बढ़कर गैस 3 लीटर हो गई, यानी कि उसने 200 जूल कार्य किया होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समपरमाणुक अणु नहीं है? समपरमाणुक अणु यानी कि एक जैसे अणु नहीं है। आप ऑप्शन से डायरेक्ट देख सकते हैं, H2 में है, N2 में है, P4 में है, लेकिन CO2 में नहीं है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के अणु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है समपरमाणुक अणु नहीं है, तो CO2 में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में भिन्न तत्वों के परमाणु बराबर होते हैं। फिर दिया है, यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु की सतह पर हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थ द्वारा हमला किया जाता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है और इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यह दोनों कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है। तो याद रखिएगा, 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता किसी की नहीं होती। ऑप्शन दिया है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की, आर्क वेल्डिंग की, वेंजिंग की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता नहीं होती। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग प्रदर्शित करता है या दर्शाता है? इसका सही जवाब होगा यूनिवर्सल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर से पढ़िएगा, किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा यूनिवर्सल सूचक भिन्न रंग दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? ऑप्शन है तनुकरण, उदासीनीकरण, अम्लीकरण या सांद्रता। तो याद रखिएगा, इसे तनुकरण कहा जाता है जब जल में अम्ल के मिश्रण को मिलाया जाता है या जल में अम्ल का मिश्रण किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, इसे तनुकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इस तरह के 2 प्रश्न आते हैं। अगर प्रश्न में पूछा गया है प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक, और अगर आकर्षित होने वाले कणों के बारे में पूछा जाता है तो उसे हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रतिकर्षित हाइड्रोफोबिक, आकर्षित हाइड्रोफिलिक। अगला प्रश्न है, एक सोलर सेल किससे बना होता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, टेफ्लॉन, गैलियम या कार्बन। तो आप सभी जानते हैं सोलर सेल
सिलिकॉन का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है लॉफिंग गैस है, तो आप सभी जानते हैं लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड से कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण अणु कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाते हैं उसे श्रृंखलन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, श्रृंखलन। अगला प्रश्न है किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है, यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर इस गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? तो याद रखिएगा 273 से अगर तापमान डबल किया जा रहा है यानी 546 किया जा रहा है तो उसका द्रव्यमान भी डबल हो जाएगा यानी कि 25 से 50 हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा 50 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है? याद रखिएगा विषम परमाणुक अणु नहीं है पूछा गया है, तो CO2 विषम परमाणुक अणु है, CH4 भी है, P4 नहीं है, इसके अलावा NH3 भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, P4। P4 एक सम परमाणुक अणु है, याद रखिएगा। और अगर प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता कि इनमें से कौन सा सम परमाणुक अणु है, तो इसका सही जवाब P4 होता, और इसमें पूछा विषम परमाणुक अणु नहीं है, तो P4 नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? ऑप्शन है ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का जवाब कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से किस गैस का आवरण हमारी रक्षा करता है, तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है? तो याद रखिएगा एब्रोसिव टूथपेस्ट का घटक होता है, फ्लोराइड भी टूथपेस्ट का घटक होता है, लेकिन लुब्रिकेंट टूथपेस्ट का घटक नहीं होता। इसके अलावा सर्फेक्टेंट भी टूथपेस्ट का घटक होता है, तो इसका सही जवाब होगा लुब्रिकेंट, जो कि टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। ऑप्शन है लाल गर्म कोक पर भाप की क्रिया द्वारा, तनुकृत H2SO4 के साथ दानेदार जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, सांद्रित H2SO4 के साथ जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, या तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है या बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? इस प्रश्न को दोस्तों ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, पहले RRB के कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, उसके अलावा SSC और भी अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा 90 किलोग्राम पानी से लगभग 80 किलोग्राम ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण की जांच, जिसे PUC आपने सुना होगा कहा जाता है, जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? ऑप्शन है सीसा व कार्बन के कण, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स या कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा PUC की जांच में सीसा व कार्बन के कणों की जांच की जाती है कि गाड़ी से निकलने वाले धुएं में सीसा व कार्बन के कणों की मात्रा कितनी है, इसमें PUC की जांच की जाती है या प्रदूषण की जांच की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी RRB 2024 की विभिन्न परीक्षाओं की स्पेशल सीरीज के तहत सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री की 5वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की क्लासेस जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।